नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रामगढ़ एडू केयर में। टीचिंग एप्टीट्यूड का एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं आप लोगों के बीच में, बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा दोस्तों, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। लास्ट तक आपको बने रहना होगा हमारे साथ में, क्योंकि लास्ट में करेंगे क्वेश्चन, हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड, जो कि काफ़ी आपके एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, ये जो दोनों टॉपिक आपको नज़र आ रहे हैं, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ये दोस्तों आपके चाइल्ड साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसका भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। साथ ही साथ शिक्षण अभिरुचि, टीचिंग एप्टीट्यूड, दोनों सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सीटेट जेटेट जितने भी आपके टीचिंग एग्जाम्स होते हैं सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी, स्टार्ट करेंगे हम लोग। सबसे पहले बाल केंद्रित शिक्षा क्या होता है, इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे, कैसे डेवलप हुआ, कौन कौन से शिक्षाविद जो हैं इसके सामने आए, सपोर्ट में आए, और कौन कौन सी बातें आती हैं, विशेषताएं क्या हैं, क्यों जरूरी है बाल केंद्रित शिक्षा दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। बाल केंद्रित शिक्षा पहले डिस्कस करने से पहले एक बात मैं बता दूं, पहले जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था दोस्तों, ये था शिक्षक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित था। अब शिक्षक केंद्रित शिक्षा जो है दोस्तों, इसमें प्रधानता होती थी शिक्षक की। इसमें जो है प्रधानता किसकी होती थी? प्रधानता होती थी शिक्षक की। प्रधानता शिक्षक की होती थी। शिक्षक जो होता था मुख्य बिंदु होता था शिक्षक केंद्रित शिक्षा में। और यह जो थी आपकी अमनोवैज्ञानिक शिक्षा थी। इसमें मनोविज्ञान का बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया था, क्योंकि उस समय मनोविज्ञान डेवलप ही नहीं हुआ था। तो ये जो शिक्षा पद्धति थी ये अमनोवैज्ञानिक शिक्षा पद्धति थी, अमनोवैज्ञानिक। और यह जो शिक्षा है दोस्तों, इसमें सर्वांगीण विकास नहीं होता था। ओवरऑल जो डेवलपमेंट होता है बच्चों का, ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं होता था शिक्षक केंद्रित शिक्षा में। तो ओवरऑल डेवलपमेंट कहने का मतलब है दोस्तों सर्वांगीण विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, शैक्षिक विकास, और आपका संज्ञानात्मक विकास हो गया, संवेगात्मक विकास, जितने भी विकास के पहलू हैं सभी के सभी इस शिक्षक केंद्रित शिक्षा में विकसित नहीं होते थे, डेवलप नहीं होते थे। शिक्षक केंद्रित शिक्षा में सिर्फ और सिर्फ एक रटा रटाया ज्ञान दे दिया जाता था, और उसमें बालकों के रुचि, उनकी प्रवृत्ति और उनकी जो इच्छाएं हैं उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता था दोस्तों। जो सामान्य बालक हैं, मंदबुद्धि बालक हैं, जिनका आईक्यू लेवल अच्छा है, कम है, या फिर कोई फिजिकली हैंडीकेप है, सभी को एक ही तरह का शिक्षा दिया जाता था। उनकी रुचियों का ध्यान नहीं रखा जाता था, उनकी योग्यताएं जो हैं उनका ध्यान नहीं रखा जाता था। सिर्फ और सिर्फ उनको सूचनाएं दी जाती थी, ज्ञान दिया जाता था, उसी को वो दिमाग में सिर्फ लोड करते जाते थे। सभी पहलू, विकास के सभी पहलू इसमें विकसित नहीं होते थे दोस्तों। इसीलिए जैसे जैसे मनोविज्ञान डेवलप किया, उसी के हिसाब से फिर बाल केंद्रित शिक्षा का जो आइडिया आया। सबसे पहले इंडिया के जो शिक्षाविद थे गीजू भाई, इंडिया के शिक्षाविद थे, एजुकेशनलिस्ट थे ये गीजू भाई। तो इसी के दिमाग में आया ये कॉन्सेप्ट कि बालकों को बाल केंद्रित शिक्षा दिया जाए, और इस पे इन्होंने काफ़ी काम किया। ठीक है, तो बाल केंद्रित शिक्षा का जनक इनको कहा जाता है, भारत के जो गिजू भाई हैं शिक्षाविद इनको। और इनके सपोर्ट में आए जॉन डीवी। जॉन डीवी भी एक शिक्षाविद थे, आप लोगों को पता होगा जॉन डीवी। जॉन डीवी इनके समर्थक में आए, और इन्होंने जॉन डीवी ने एक लैब विद्यालय खोला, लैब स्कूल। लैब स्कूल जो खोला, बाल केंद्रित शिक्षा को प्रमोट करने के लिए ही खोला दोस्तों। अब देखिए बाल केंद्रित शिक्षा में होता क्या है, ये तो कॉन्सेप्ट था, किस तरह से कॉन्सेप्ट आया जिससे बालकों का सर्वांगीण विकास हो सके। बाल केंद्रित शिक्षा जो है आपका मनोवैज्ञानिक शिक्षा है, एक मनोवैज्ञानिक पद्धति के द्वारा इसमें बाल केंद्रित शिक्षा में दिया जाता है, और इसमें बालकों की रुचि, इंटरेस्ट, एबिलिटी, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा दिया जाता है, जिससे बालकों का सर्वांगीण विकास हो। तो आगे देखते हैं हम लोग, और भी जॉन डीवी का जो कथन है,
जॉन डीवी जो है एजुकेशन सिस्टम को 3 डायमेंशनल प्रोसेस बताते हैं। एजुकेशन जो सिस्टम है, जॉन डीवी का कहना है कि 3 इम्पॉर्टेंट पिलर्स हैं एजुकेशन सिस्टम के, ये अगर नहीं रहते हैं तो एजुकेशन सिस्टम पॉसिबल नहीं है। सबसे पहला तो टीचर, फिर आपका है स्टूडेंट, फिर है आपका करिकुलम। करिकुलम, ठीक है, करिकुलम यानी कि आपका पाठ्यक्रम, ये तीनों चीजें होनी चाहिए। अब देखिए, शिक्षक केंद्रित में शिक्षक जो था प्रधानता था, लेकिन बाल केंद्रित में प्रधानता किसका होगा? स्टूडेंट का। स्टूडेंट का प्रधानता होगा, ठीक है। अब देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा जो है इसको धीरे धीरे विकसित किया गया, और गिजू भाई ने तो स्टार्टिंग किया, जॉन डीवी ने समर्थक किया, उसके बाद और भी कई शिक्षाविद आए और साइकोलॉजिस्ट आए और डेवलप किया गया इस एजुकेशन सिस्टम को कि नहीं, अब अगर बालकों का सर्वांगीण विकास करना है, ओवरऑल डेवलपमेंट करना है, शिक्षा में प्रगति लानी है, तो रटा रटाया वाला सिस्टम समाप्त करना होगा, बाल केंद्रित शिक्षा स्टार्ट करना होगा दोस्तों। तो ये कॉन्सेप्ट निकल कर आया। उसके बाद में इसकी जो विशेषताएं हैं, क्यों आखिर बाल केंद्रित शिक्षा क्यों, कुछ तो विशेषताएं होंगी, तो इनको विशेषताओं को देखते हैं, उसके बाद आगे फिर हम लोग बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक पॉइंट और यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा, ठीक है। ये बालक है या बालिका या छात्र, स्टूडेंट जो भी मान लीजिए, ठीक है, बालक का योग्यता या एबिलिटी या क्षमता कह सकते हैं, इसका जो रुचि है, इंटरेस्ट, या फिर इसका जो एज है, उम्र है, उसका भी ध्यान रखना है, ठीक है। और जो मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति हैं उनको भी ध्यान रखना है, मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियां, इन सारे फैक्टर्स को अगर ध्यान में रखते हुए बालक को शिक्षा दिया जाता है दोस्तों, तो बालक का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, और इस तरह की शिक्षा को हम लोग कहते हैं बाल केंद्रित शिक्षा। ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसमें बालकों की क्षमता, योग्यता, रुचि, उसका एज और भी मनोवैज्ञानिक फैक्टर्स हैं, इन सारी चीज़ों का अगर ध्यान में रखते हुए बालकों को शिक्षा दिया जाए, बालिकाओं को शिक्षा दिया जाए, तो वह जो शिक्षा है वो कहलाएगा बाल केंद्रित शिक्षा दोस्तों। अब इसकी जो विशेषताएं हैं बाल केंद्रित शिक्षा का, उसको हम लोग देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। क्वालिटी बताइएगा, बहुत दिनों के बाद वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा अच्छा खासा सुविधा नहीं है, लाइट वगैरह कैमरा वगैरह का प्रॉब्लम होता है, इसीलिए मजबूरी में आपको पढ़ाना पड़ता है दोस्तों फ़ोन के स्क्रीन पे। तो चलिए आगे विशेषता डिस्कस करेंगे, उसके बाद प्रोग्रेसिव एजुकेशन। बाल मनोविज्ञान दोस्तों जो शिक्षक केंद्रित शिक्षा है उसमें बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है आपका, चलिए तो अब डिस्कस करते हैं विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स, बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषताएं क्या क्या है दोस्तों। सबसे पहला है बालकों को समझना। मनोविज्ञान जो है काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर आपका माना जाता है, बाल केंद्रित शिक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है मनोविज्ञान का, साइकोलॉजी का दोस्तों, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा में आपको मनोविज्ञान पढ़ना होता है, मनोविज्ञान की जानकारी लेनी होती है, ठीक है। तो बालकों को समझने के लिए आप मनोविज्ञान पढ़ते हो, और मनोविज्ञान जो आपको हेल्प करता है बालकों को समझने में, बालकों की रुचियां क्या हैं, बच्चे क्या सोचते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, क्या इच्छाएं हैं, योग्यताएं क्या है, ठीक है। तो साइकोलॉजी जो है बाल मनोविज्ञान मदद करता है बालकों को समझने में। चूंकि ये बाल केंद्रित शिक्षा में ही आता है आपका मनोविज्ञान, ठीक है, मनोविज्ञान का ही हिस्सा है, मनोवैज्ञानिक विधि है आपका बाल केंद्रित शिक्षा, तो मनोविज्ञान जो है बालकों को समझने में मदद करता है। शिक्षण विधि, शिक्षा शास्त्र जो है दोस्तों, शिक्षा शास्त्र हमें क्या बताता है कि पढ़ाना है, लेकिन कैसे पढ़ाना है, कौन से हमें शिक्षण विधियों का उपयोग करना है जिससे हम अपना जो लेसन है या फिर जो भी पढ़ा रहे हैं टॉपिक, वो अच्छे से बालकों को समझ में आए, या फिर बालक जो है अच्छे से रुचि ले। तो शिक्षण विधियों का जो सिलेक्शन करते हैं हम लोग, चुनाव करते हैं, शिक्षण विधियों का चुनाव करने में भी मदद करता है हमें मनोविज्ञान, ठीक है। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में शिक्षण विधियों का सिलेक्शन करने में भी मदद करता है हमें। उसके बाद मूल्यांकन और परीक्षण, पढ़ा रहे शिक्षक का काम सिर्फ पढ़ाना ही नहीं है, उनका मूल्यांकन करना और उनका परीक्षण करना भी आपका प्रमुख दायित्व है दोस्तों। आप पढ़ा दिए बस नहीं, बालक जो हैं कितना प्रगति कर रहे हैं, कितना उनमें विकास हुआ, कितना सीखे, या फिर क्या कमियां हैं उनमें, उनको कैसे दूर करना है,
ठीक है। तो ये जो है बाल केंद्रित शिक्षा जो है उसके अंतर्गत आता है मूल्यांकन और परीक्षण। इसमें जो परीक्षण अभी लिया जाता है सतत एवं व्यापक परीक्षण, सतत एवं व्यापक, इंग्लिश में सीईई कहते हैं। ठीक है, सतत एवं व्यापक परीक्षण, यानी कि परीक्षण लेंगे हम बालकों का, बार बार लेंगे, सतत कंटिन्यूअसली लेंगे, और जितने भी सिर्फ जो हम पढ़ाए हैं, जो लेसन है, जो करिकुलम के अकॉर्डिंग जो हम पढ़ाए हैं, सिर्फ उसी का आपको नहीं लेना है टेस्ट, ओवरऑल ओवरऑल टेस्ट लेना है। विकास के जितने भी पहलू हैं, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास या फिर जो भी विकास है, सभी का ये व्यापक टेस्ट है एक प्रकार का। सभी प्रकार के यहाँ पर परीक्षण करने हैं आपको, और निदान भी करना है, क्या प्रॉब्लम है उसको, कहाँ पर दिक्कत आ रही है, उनको सॉल्व करना है। तो मूल्यांकन और परीक्षण जो है इसके अंतर्गत अभी जो शिक्षा एजुकेशन सिस्टम है, इसमें ज़्यादा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो है आपका, इसको महत्व दिया जाता है। सीईई का महत्व है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए बाल केंद्रित शिक्षा में। ठीक है, तो पाठ्यक्रम जो है लचीला होना चाहिए, साथ ही साथ विद्यार्थियों की योग्यता पे आधारित होना चाहिए, और समाज की क्या आवश्यकताएं हैं, समाज क्या चाहता है, ठीक है, समाज की आवश्यकताएं क्या हैं, इनको भी ध्यान में रखना है। हम अपने पाठ्यक्रम में उन बातों को शामिल करेंगे जो समाज को ज़रूरी है, या फिर एक अच्छा व्यक्तित्व का निर्माण हो सके, विकास के जितने भी पहलू हैं सभी का विकास हो सके, उन सारी चीज़ों को पाठ्यक्रम में ऐड करना है। उसके बाद में व्यवस्थापन एवं अनुशासन। देखिए क्लासरूम में बच्चे जो हैं लड़ते झगड़ते हैं, ठीक है, तो पहले जो होता था उनको डांट मिलता था, मारपीट किया जाता था, प्रताड़ित किया जाता था उनको अनुशासित करने के लिए, लेकिन नहीं, मनोविज्ञान का सहारा लेके हम लोग उनको प्रोत्साहित करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, उनको बताते हैं, समझाते हैं कि अगर सही से नहीं रहोगे, लड़ाई झगड़ा क्लास में करोगे या फिर अनुशासनहीन रहोगे, तो उसके क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं, क्या आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो उन चीज़ों को समझाते हैं, और अनुशासन और व्यवस्थापन में भी हमें बाल केंद्रित शिक्षा जो है ये मदद करता है। बाल केंद्रित शिक्षा जो है व्यवस्थापन और अनुशासन बनाए रखने में भी मदद करता है। प्रयोग तथा अनुसंधान, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा है, इसमें नई नई परिस्थितियाँ, नई नई चीज़ें सामने आती हैं, तो प्रयोग और अनुसंधान को भी बढ़ावा मिलता है। समस्या समाधान, शिक्षक जो होते हैं समस्या समाधान भी करते हैं, क्योंकि उनको मनोविज्ञान का ज्ञान हो जाता है, बालकों में जो भी कमियां हैं या फिर जो भी समस्या है उनको समझने लगते हैं बखूबी, तो उनका समाधान भी शिक्षक यहाँ पर आसानी से कर लेते हैं। तो ये पॉइंट्स को आप नोट कर सकते हैं या फिर ऐसे ही माइंड में लोड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं सिद्धांत पे, बाल केंद्रित शिक्षा जो है इसके क्या क्या सिद्धांत हैं, ये थे आपकी विशेषताएं। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपके 5 सिद्धांत हैं बाल केंद्रित शिक्षा का। पहला प्रेरणा का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, स्टूडेंट को प्रेरित करना है, ठीक है। प्रेरणा का सिद्धांत, जैसे कि आपका हिंदी में या फिर सोशल साइंस में कुछ सब्जेक्ट होते हैं, या फिर विज्ञान में ही पढ़ते हैं, या फिर गणित पढ़ा रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, उस सब्जेक्ट के माध्यम से बालकों को प्रेरित करना है आपको। प्रेरित कैसे कीजिएगा, मोटिवेट कैसे कीजिएगा। अगर हिंदी पढ़ा रहे हैं तो हिंदी में बहुत सारे प्रसिद्ध जो लेखक हैं, कवि हैं, उनके बारे में बताएंगे, उनसे उनको प्रेरित करेंगे, उनके जीवन चरित्र के बारे में बताएंगे और स्टूडेंट को प्रेरित करेंगे। साइंस पढ़ा रहे हैं तो साइंस के जो फेमस या प्रसिद्ध आपके साइंटिस्ट हैं उनका जीवन परिचय कराएंगे और उनको उस तरह से मोटिवेट कर सकते हैं। सोशल साइंस पढ़ाते हैं तो उसमें बहुत सारे हमारे एजुकेशनिस्ट हैं, शिक्षाविद हैं, या फिर स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके जीवन के बारे में पढ़ाएंगे, और उनको उनसे हम लोग क्या करेंगे, स्टूडेंट को प्रेरित करेंगे, मदद करेंगे। तो इस तरह का होना चाहिए हमारा करिकुलम। तो ये प्रेरणा का सिद्धांत आएगा बाल केंद्रित शिक्षा में ही। व्यक्तिगत रुचि का सिद्धांत, अब जितने भी बालक हैं एक क्लासरूम में, जितने भी स्टूडेंट हैं, सभी का व्यक्तिगत रुचि क्या है, सबका अपना अपना रुचि क्या है, उनके रुचियों का भी आपको ध्यान देना है और शिक्षा देना है दोस्तों। लोकतांत्रिक सिद्धांत, लोकतांत्रिक सिद्धांत जो है डेमोक्रेटिक जो है यहाँ पर,
इसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है। कोई भी बालक हो, कोई भी छात्र छात्रा, किसी के भी साथ, चाहे भाषा किस कोई भी हो या फिर ड्रेस पहनावा, जाति, धर्म, ऊंच नीच का भेदभाव बिल्कुल भी नहीं करना है। आपका जो क्लासरूम रहना चाहिए कैसा रहना चाहिए? लोकतांत्रिक रहना चाहिए, डेमोक्रेटिक। सर्वांगीण विकास का सिद्धांत। अब देखिए ये बात बार बार आ रही है, सर्वांगीण विकास का। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन जब से हमने अभी स्टार्ट किया है, सर्वांगीण विकास बार बार आ रहा है। मतलब विकास के सभी पहलुओं का ध्यान रखना है आपको बाल केंद्रित शिक्षा में। जो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है, मानसिक विकास, चारित्रिक विकास, कैरेक्टर जो डेवलपमेंट होता है, या फिर सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास, मानसिक विकास, सभी विकास के पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ाना है। तो ये भी सिद्धांत है एक सर्वांगीण विकास का सिद्धांत बाल केंद्रित शिक्षा का। और दूसरा है, लास्ट है, चयन का सिद्धांत। जब भी हम चयन करेंगे टीचिंग मेथड्स का हो या फिर कोई भी कंटेंट पढ़ा रहे हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो उसका हमें चयन करते समय ध्यान रखना चाहिए कि हम ये टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं तो हमें कौन सा टीचिंग मेथड यूज करना है, कौन सा शिक्षण जो विधि है, शिक्षण विधि, टीचिंग मेथड है, उसको यूज करना है। तो ये हमें सिखाता है और ये रिलेट किससे करता है? साइकोलॉजी से, क्योंकि हमें साइकोलॉजी का ज्ञान हो गया है पहले ही, तो हम चयन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर जो है मनोवैज्ञानिक विधि है, ये एक तरह से कह सकते हैं बाल केंद्रित शिक्षा और बालक केंद्रित है। इसमें चयन का सिद्धांत, जो सब्जेक्ट सिलेक्शन होता है, टीचिंग मेथड्स का जो सिलेक्शन होता है, उसमें हमें काफ़ी हेल्प मिलता है साइकोलॉजी के द्वारा, और ये आ जाएगा बाल केंद्रित शिक्षा में। तो ये भी एक सिद्धांत है, महत्वपूर्ण सिद्धांत आपका बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा में और ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, इतना आपके लिए इनफ है। आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग, प्रोग्रेसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट किस तरह से शुरू हुआ उसको डिस्कस करते हैं। प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रगतिशील शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा से काफ़ी ज़्यादा रिलेट करता है, ये काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है दोस्तों। प्रगतिशील शिक्षा का अर्थ है कि कोई भी बच्चा, कोई भी छात्र हो, उसका समग्र विकास हो। समग्र मतलब फिर वही बात आ गई, ओवरऑल डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास हो। प्रोग्रेसिव शिक्षा क्या है? जिससे बालकों का सर्वांगीण विकास हो, वो शिक्षा जो है आपका प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, प्रगतिशील शिक्षा है। और जॉन डीवी जो है दोस्तों, नाम अभी आपने पहले भी सुना, जॉन डीवी को फादर माना जाता है प्रोग्रेसिव एजुकेशन का। इन्होंने ही स्टार्ट किया, इन्हीं को पिता बोला जाता है। और प्रगतिशील शिक्षा को का फादर माना जाता है जॉन डीवी को। इसमें ध्यान रखा जाता है व्यक्तिगत विभिन्नता का, जो इंडिविजुअल डिफरेंस रहता है, इंडिविजुअल डिफरेंस। देखिए अलग अलग बच्चे हैं, सभी में अलग अलग योग्यता होती है, सभी में जो सोचने की क्षमता होती है वो अलग होती है, सबकी जो मानसिक जो बुद्धि लब्धि होती है वो अलग अलग होती है। तो सभी का जो व्यक्तिगत विभिन्नता है उसको भी ध्यान में रखना है, और बालक के समग्र पहलू का विकास करना ही प्रगतिशील शिक्षा है दोस्तों। ठीक है, अब प्रगतिशील शिक्षा के प्रकार भी हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। तो प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन में सबसे पहला टाइप है हमारा माउंटेसरी शिक्षा। मारिया माउंटेसरी जो है ये एक शिक्षाविद है, मारिया माउंटेसरी, ये शिक्षाविद हैं और इन्होंने ही नींव रखा माउंटेसरी शिक्षा का, इसलिए इसी के नाम पे ये जो शिक्षा प्रणाली है, शिक्षा पद्धति है, उन्हीं के नाम पे नाम रख दिया गया माउंटेसरी शिक्षा। मारिया माउंटेसरी एक शिक्षाविद है। अब इसके अंतर्गत में विश्लेषण और पर्यवेक्षण को बल दिया जाता है, विश्लेषण एवं पर्यवेक्षण पर बल दिया जाता है। कहने का मतलब है शिक्षक जो है पर्यवेक्षण करते हैं, सुपरविजन करते हैं, सिर्फ बालकों को दिशा निर्देश देते हैं और बालक जो है खुद से चीज़ों को करके सीखते हैं। दूसरा है हमारा मानवतावादी शिक्षा। इसका जो केंद्र बिंदु है कला एवं सामाजिक विज्ञान। इसमें सामाजिक जो क्रियाएं हैं, समाज के साथ में ज़्यादा अंतर क्रिया करते हैं बालक और शिक्षा ग्रहण करते हैं मानवतावादी शिक्षा में। केंद्र बिंदु है कला एवं सामाजिक विज्ञान। संरचनावादी शिक्षा जो है दोस्तों,
इसमें सृजनात्मकता को प्रधानता दी जाती है। सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी को यहाँ पर ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है। और इसमें जो आपका साइंस और टेक्नोलॉजी होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी संरचनावादी शिक्षा के अंतर्गत में आते हैं। और यह जो है दोस्तों एक प्रायोगिक विधि है, यानी कि एक्सपेरिमेंटल मेथड है। संरचनावादी शिक्षा जो है एक्सपेरिमेंटल मेथड है। एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट के द्वारा बालक जो है शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसमें साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी की ज़रूरत पड़ती है, सृजनात्मकता की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। तो इसमें सृजनात्मकता को मुख्य बिंदु माना गया है। और साइंस और टेक्नोलॉजी जो है, जो सब्जेक्ट क्रिएटिविटी से रिलेट हैं, और वो जो शिक्षा दिया जाता है संरचनावादी शिक्षा के अंतर्गत दिया जाता है। पूरा का पूरा ये जो है आपका एक्सपेरिमेंटल मेथड और जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, उस मेथड पे बेस्ड है। और ये जो है टाइप है आपका प्रोग्रेसिव एजुकेशन का। ये 3 महत्वपूर्ण टाइप्स हैं। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों, आगे तो आगे देख लेते हैं। कुछ महत्व भी हैं आपके प्रगतिशील शिक्षा के, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के। बालकों की शक्तियों का विकास करना, क्योंकि हम बालकों की रुचि के आधार पर, उनकी योग्यताओं के आधार पर उनको एजुकेशन देते हैं दोस्तों, तो कहीं ना कहीं बालकों का जो पावर है वो डेवलप होता है, उनकी जो शक्तियां हैं वो विकसित होती हैं। क्योंकि वो जिस लेवल का है, जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, उसी के आधार पर उसको शिक्षा दिया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि उनकी जो शक्तियाँ हैं वो तो विकसित होंगी ही, साथ ही साथ उनका जो आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस लेवल है, वो भी डेवलप होगा। साथ ही साथ बच्चे जो हैं हमेशा मोटिवेट फील करेंगे, क्योंकि उनको जो शिक्षा दिए जा रहा है उनके अनुरूप, उनकी जो शक्तियां हैं या फिर उनकी जो इच्छाएं हैं, योग्यताएं हैं, उनके अनुरूप दिया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि उनकी जो शक्तियां हैं वो डेवलप होंगी, विकसित होंगी। सामाजिक विकास का अवसर। अब देखिए प्रोग्रेसिव एजुकेशन में क्या होता है कि सभी को एक समान ट्रीट किया जाता है, किसी से भेदभाव नहीं किया जाता है। तो सामाजिक रूप से वो जुड़ते हैं स्कूल में। देखिए उनके फ्रेंड सर्कल बनते हैं, उनमें हेल्पिंग नेचर जो है डेवलप होता है। टीचर स्टूडेंट के बीच में एक अच्छा रिलेशन बनता है, चाहे कोई भी जाति धर्म हो, वहाँ पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होता है। तो इस तरह से दोस्तों उनका जो सोशल डेवलपमेंट का अवसर मिलता है, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, जिससे उनका सोशल डेवलपमेंट भी होता है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन के अंतर्गत जनतांत्रिक मूल्यों का विकास, जनतांत्रिक मूल्यों का भी विकास होता है, अनुशासन का भी विकास होता है दोस्तों प्रोग्रेसिव एजुकेशन में। तो ये चारों हैं आपके महत्व। और भी पॉइंट्स आ सकते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो इनको आप लोग याद रखिएगा, नोट भी कर सकते हैं। आगे आप बढ़ते हैं। यहाँ पर और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आप लोगों के लिए यूजफुल है दोस्तों, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। सार्वभौमिकरण, सार्वभौमिकरण का मतलब होता है दोस्तों सबके लिए, सबके लिए, यानी कि ऐसी शिक्षा जो सबके लिए हो, सबके लिए हो। तो शिक्षा को सार्वभौमिकरण करने के लिए, शिक्षा को सबके लिए करने के लिए दोस्तों प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिकरण का अभियान चलाया गया। और इसका उद्देश्य रखा गया क्या कि 14 साल तक के जो बच्चे हैं, ठीक है, 14 साल के बच्चे जो हैं तो इसी में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण दोस्तों। जो प्राइमरी लेवल का जो एजुकेशन है उसका सार्वभौमिकरण, मतलब प्राइमरी लेवल का जो एजुकेशन है वो सबके लिए होना चाहिए। सार्वभौमिकरण मतलब होता है सबके लिए, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य जो था 14 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं सबको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना है 14 वर्ष के बच्चों के लिए। प्राथमिक जो शिक्षा होता है, प्राइमरी लेवल का जो शिक्षा होता है, इसमें दोस्तों किसी भी तरह का प्रॉब्लम उनको नहीं होनी चाहिए। जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको मुहैया करवाना, फ्री एजुकेशन देना, साथ ही साथ कंपलसरी एजुकेशन देना। जो नहीं जा रहे हैं स्कूल, क्यों नहीं जा रहे हैं, उनको भी पकड़ के स्कूल ले जाना है। जो ड्रॉप आउट कर रहे हैं उनको भी स्कूल पहुंचाना। ये था मुख्य उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण का दोस्तों।
तो इसको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे अभियान आए, जैसे सर्व शिक्षा अभियान आया आपका, मध्याह्न भोजन योजना आया, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना आया, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया, संवैधानिक अधिकार भी दिए गए हैं शिक्षा को लेकर के। तो इसको सपोर्ट करने के लिए सबसे पहला जो आपका अभियान चलाया गया, सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान। और इसका नारा क्या था दोस्तों? इसका नारा आप लोगों को पता होगा, नारा इसका था सब पढ़े सब बढ़े, सब पढ़े सब बढ़े। ठीक है, और ये स्टार्टिंग हुआ था आपका 2001 के बीच में। तो ये डेट याद रखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। ये डेट है, स्टार्टिंग डेट इसका, जब सर्व शिक्षा अभियान जो है, सर्व शिक्षा अभियान लागू किया गया 2000 से 2001 के बीच में। इसका मुख्य नारा था सब पढ़े सब बढ़े दोस्तों। इसके बाद और एक योजना आया था आपका कस्तूरबा गांधी योजना, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, बालिका विद्यालय योजना। इसका याद रखिएगा ईस्वी ये जो आया था 2004 में। और इसका उद्देश्य क्या था? जितनी भी बालिकाएं हैं, जितनी भी बालिकाएं हैं उनको प्राथमिक शिक्षा जो है, प्राइमरी एजुकेशन जो है, फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि अनिवार्य करना और कंपलसरी करना, एकदम बिल्कुल मुफ्त, और जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं उनके लिए उन चीज़ों को मुहैया करवाना दोस्तों। और स्कूल में जो भी चीज़ें हैं, जैसे पानी की सुविधा, इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा, आवागमन का सुविधा, हॉस्टल फैसिलिटी, जो भी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करना, और समस्त बालिकाओं को प्राइमरी शिक्षा जो है मुफ्त देना और फ्री कंपलसरी देना। तो ये जो है 2004 में आया, इसको बाद में विलय कर दिया गया। ठीक है, इसी में विलय कर दिया गया, सर्व शिक्षा अभियान जो था उसी में इसको मिला दिया गया। उसके बाद और भी कुछ अभियान हुए हैं, चलिए देखते हैं। शिक्षा के सार्वभौमिकरण को बढ़ावा देने के लिए उसके बाद मध्याह्न भोजन योजना का शुरुआत किया गया। 15 अगस्त 1995 में इसकी शुरुआत की गई थी। मिड डे मील, इसमें शुरू में आपको चावल या फिर दाल या फिर गेहूं दे दिया जाता था। आजकल उसके बाद में पैसे मिलने लगे उसके बदले में, और अभी तो खाना ही मिला जाता है। ठीक है, फल फूल और अनाज भोजन जो भी है आपका मिड डे मील मिलता है प्राइमरी स्कूल्स में। उसके बाद दोस्तों प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करने के लिए एक अधिनियम लाया गया, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। और ये जो अधिकार अधिनियम 2009 आया दोस्तों, यह 2005 में एक अधिनियम बना था शिक्षा के